Israel issue. Timeline with focus on current situation. The issue has been arises from ancient history. तो इस हिस्ट्री को जानने के लिए इतना ही ज़रूरी है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के इशू को देखें या फिर हम बाबरी मस्जिद के इशू को देखें. तमाम चीज़ों के कॉन्फ्लिक्ट या इसी एक सिंगल इशू में मौजूद थे, इसलिए ये इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है. हे एवरीवन, इट्स मी सना रशीद एंड आप देख रहे हैं मैस मीडिया मास्टर. 1946 में ये पूरा एरिया पैलेस्टीन कहलाता था और 1947 में बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए यूएन ने इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक हिस्सा ज्यूज का और दूसरा पैलेस्टीनियंस का. आज तक बहुत सारी कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन इसी मैप को रिकग्नाइज करती हैं. अब चलें पैलेस्टीन को देखते हैं. वहां पे वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप आपको नजर आएगी. अब बहुत सारे अरब कंट्रीज को ये प्लान पसंद नहीं आया और उन्होंने ये पूरे का पूरा हिस्सा पैलेस्टीन को देना चाहा. वहां ज्यूज को इस पार्टीशन प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इसने 1948 में खुद अपनी एक कंट्री इस्टेब्लिश की और इसका नाम इजराइल रखा. अभी तक पैलेस्टीन नाम की कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी. उन्होंने अरब कंट्रीज ने अपने लोगों को राइट देने के लिए मिडल ईस्ट में अगले 30 साल तक जो है वो मुख्तलिफ लड़ाइयाँ होती रहीं इन दोनों के दरमियान में, इजराइल एंड अरब कंट्रीज के दरमियान में. और इस तरह से मिडल ईस्ट का मैप बदलता रहा. 7 लाख फलस्तीनियों को रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ा, जिसको नकबा कहते हैं. इसके बाद 1967 का वार आता है जिसमें इसराइल ने अपने इर्द गिर्द की तमाम टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया और अपने साइज से 3 गुना हो गया. ये वही वार है जिसमें इसराइल के पास वेस्ट बैंक का कंट्रोल आ गया. इसमें सारे के सारे इसराइली आके रहने लगे. इसराइल की इस मूव को यूएन और बाकी तमाम कंट्रीज ने कंडेम किया और ये कहा कि इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा करने से कभी पीस मिल ही नहीं सकता था. लेकिन इसराइल का कहना ये था कि इसने ये सारा हिस्सा प्रॉपर वॉर के थ्रू एक्वायर किया है और अगर यही हिस्सा अगर कोई अरब कंट्री वॉर के थ्रू एक्वायर करता तो क्या उसे वापस करता? नहीं. तो इसलिए इसराइल ने किसी को इस बात पे बोलने नहीं दिया और ना ही किसी की सुनी और वेस्ट बैंक एक्वायर किए रखा. यही नहीं कि मिडल ईस्ट में सिर्फ वार हुई हैं, कई पीस टेरिटरीज भी साइन हुई हैं जैसे कि कैम्वर्ड अकॉर्ड. तो जो पैलेस्टीन है, पैलेस्टाइन भी बेसिकली इसी ऑस्लो अकॉर्ड का हिस्सा है. अब प्रेजेंट डे सिचुएशन की बात करें तो कौन सही है कौन गलत है, तो उसके लिए उसको समझने के लिए हमें पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी. चलें एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए हम रिवर्स पे चलते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें तो इसराइल ने गजा पे स्ट्राइक की, फिर इसराइल ने अटैक किया मस्जिद अक्सा पर. उसी तरफ पैलेस्टीन ने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी क्योंकि जो है वो लोगों को इसराइली उनके घरों से निकाल रहे थे. इसके साथ साथ इसराइल ने कई और रॉकेट अटैक किए. उसके साथ साथ इन दोनों के दरमियान में कई ज़्यादा जो है वो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, जैसे हमस हो गया, उसके बाद नगबा हो गया. तो बेसिकली इनकी एक लंबी हिस्ट्री है, इस कॉन्फ्लिक्ट की लंबी हिस्ट्री है, जैसे इंतिफादा है, अरब इसराइल वॉर्स हैं, नकबा है और भी कई सारी चीज़ें. अब प्रेजेंट डे सिचुएशन को समझने के लिए इनकी पूरी हिस्ट्री को हमें समझना पड़ेगा. तो इसलिए आज की इस हिस्ट्री को जानने के बाद हमें ये मालूम होगा कि इनमें प्रॉब्लम क्या है या इन दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है क्या इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है. ये तमाम बातें करेंगे इस हिस्ट्री में और इस हिस्ट्री को जानने के बाद. हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन. सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले इसराइल का नक्शा देख लेते हैं. वेस्ट बैंक है, जेरूशलम है, गजा एंड इसराइल. इसके पास बहुत जो 50% इसका एरिया है वो डेजर्ट है, बाकी हिली रीजन है, कोस्टल रीजन है, जॉर्डन रिवर है. लेकिन अगर हम ये कहें कि जो इसका सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से हिस्सा बनता है वो बहुत कम बनता है. ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड जो है वो इन्वायरमेंट में मौजूद है इसराइल.
लेकिन अगर हम दूसरी तरफ दूसरे कंट्रीज़ को देखें, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उनके पास एक मेजर बॉर्डर है जहाँ पे जिसके पास जो है वो थोड़ी कम जो है वो डेप्थ बनती है। लेकिन उसी साइड पे अगर हम इसराइल को देखें तो उसके पास नैरोएस्ट जो पॉइंट बनता है ना वो 9.3 माइल्स बनता है, ठीक है। इसलिए इसराइल जो है वो हर वक्त अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, अपनी आर्मी के बारे में इतना सोचता है और हर वक्त रेडी रहता है फॉर फाइट। ये उसके जियोग्राफिकल सेटअप की वजह से है, या वो जिस सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है उसकी वजह से। अब हम कई कंट्रीज़ में बहुत सारे एम्पायर्स देखते हुए आए, जैसे इंडिया में गुप्ता एम्पायर है, मायरोन एम्पायर है, उसी तरह पाकिस्तान में। अब हम बात करते हैं ऑटोमन एम्पायर की। यहाँ पे हम ऑटोमन एम्पायर जो है वो वन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग डायनेस्टीज में से है। ऑटोमन एम्पायर 12th सेंचुरी की बात है। हम ऑटोमन एम्पायर को भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओटोमन एम्पायर बना कैसे? इसराइल, तुर्की, इजिप्ट, ग्रीस, मैकेडोनिया, जॉर्डन, सीरिया, बुल्गारिया, हंगरी एंड मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन रीजन, लेबनान। तो ये तमाम जो एरियाज हैं इनको मिला के ओटोमन एम्पायर बना। उस वक्त इसलिए बना क्योंकि तमाम कंट्रीज उस वक्त सेटल नहीं थे। ये भी था कि उनके पास मिलिट्री बहुत थी, इसलिए ओटोमन एम्पायर इतना बड़ा बन सका और उनके पास इतनी ज़्यादा तादाद में लोग भी थे। फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर भी है, उसमें क्या की वजह थी, किस वजह से वो फॉल हुआ? सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पुअर लीडरशिप थी एंड सो मेनी अदर रीजन। फिर हम देखते हैं पैलेस्टीन का इशू। पैलेस्टीन 16 और 17, 1560 में, 1917 में इस ओटोमन एम्पायर के अंडर था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज एक साथ मिलके रहते थे। फिर मूवमेंट स्टार्ट हुई, ज़ायनिज़्म मूवमेंट स्टार्ट हुई, ज्यूज ने स्टार्ट की ये मूवमेंट। अब ज्यूज ने जब ये मूवमेंट स्टार्ट की तो उसमें जो थियोडर हेजल था 1897 में, उसने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। और उसमें जो जेरूसलम और जैफा और हैफा वाले एरियाज थे उनके ऊपर ये मूवमेंट स्टार्ट की। इसकी वजह से कई फ़लस्तीनियों को जो है, और दूसरी तरफ फ़लस्तीनी जो है वो अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे। अब वहाँ पे मूवमेंट जो थी वो ये थी कि हमें एक एरिया दिया, ठीक है। 1917 में पैलेस्टीन के हवाले से आर्थर बेलफोर जो है वो एक लेटर लिखता है वाल्टर रिचर्ड को। अब उस लेटर का जो मेन मकसद था वो ये था कि एक तरफ से भी जो है वो अपने लिए मुस्बत ख्यालात पैदा करना और दूसरी तरफ से उसे कहते हैं बेलफोर डिक्लेरेशन। बेलफोर डिक्लेरेशन बेसिकली था क्या? उसमें ब्रिटेन ने जो अरब कंट्रीज थी उनको भी अपने जो है वो इत्मीनान में ले लिया और ज्यूज को भी। उसने कहा कि अरब कंट्रीज को उनका पैलेस्टाइन जो है वो हम दे देंगे और ज्यूज को उनकी मुकद्दस मकामात दे देंगे। लेकिन अब यहाँ पे इशू क्या अराइज हुआ? इशू ये अराइज हुआ कि उसने पैलेस्टाइन के लिए एक नेशनल होम, जो बेलफोर डिक्लेरेशन है, उसने ज़ायनिज़्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। किस तरह से सपोर्ट किया वो आपको इस लेटर को देखने से, समझने से आइडिया होगा। इसमें क्या हुआ कि इस लेटर में बाकायदा नेशनल होम जो है वो इस्टेब्लिश करने का कहा गया था पैलेस्टीन के, जिसका कोई वजूद ही नहीं था उस वक्त तक, ठीक है। और ज्यूस पीपल के लिए, सॉरी, और ये लेकिन इसका कोई वजूद नहीं है, समझ में ही नहीं आता ये इशू। फिर सिविल एंड रिलीजियस लाइफ नॉन ज्यूइश कम्युनिटीज को उसने पैलेस्टीन में देने का बात कर दी। यहाँ पे इसका भी कोई तुक नहीं बनती, यानी सिंगल लेटर में वो दोनों को जो है वो साथ चलने का कह रहा है, लेकिन ऐसी तरह से कि जिसका कोई भी मकसद बनता ही नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जितनी भी वेस्टर्न पावर्स थी वो हमेशा से मिडल ईस्ट पे कंट्रोल चाहती थी, हमेशा से। अब इसकी बड़ी वजह क्या थी? इसकी बड़ी वजह थी ऑयल रिजर्व्स। अब ऑयल रिजर्व्स उस वक्त सबसे कीमती तरीन चीज़ समझी जाती थी और स्टिल है, लेकिन वहाँ पे जो लड़ाइयों की बड़ी वजह थी वो ऑयल रिजर्व्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे और सेकंड जो इसका मेन था वो इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी। लाइक तुर्की की स्ट्रेटेजिक पोजीशन देख लें, फिर इंडिया की देख लें, फिर जॉर्डन की देख लें, फिर सीरिया की देख लें, फिर पाकिस्तान की देख लें। देयर आर सो मेनी कंट्रीज जिनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से लड़ाइयाँ होती रहीं और पैलेस्टीन उनमें से एक है। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी जी, और जो फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर की बड़ी वजह बनी, इट वॉज डिवाइडेड बिटवीन अलाइड नेशन, ठीक है, और या अलाइड पावर्स, फ्रेंच, ब्रिटिश, इटालियन,
ये तमाम जो है वो बन गई। अब इशू कहाँ पे है? स्टिल इशू वहीं का वहीं है जो कि हमारे पास है। लेबनीज सिविल वॉर्स की तरफ से देख रही हैं, सीरियन कॉन्फ्लिक्ट देख रही हैं, जो इराक अनस्टेबिलिटी वो देख रही हैं, या इसराइल एंड पैलेस्टीन वॉर देख रही हैं, ये स्टिल इश्यूज वहीं के वहीं होंगे। अब मकसद क्या है? जो उसने लेटर लिखा नेशनल होम के, जो एग्रीमेंट था या एग्जीरेटेड पैलेस्टीन प्रॉब्लम था, वो यहाँ से इस लेटर के थ्रू जो है, या हम कहते हैं कि 2-3 जो एग्रीमेंट है उनके थ्रू आया। साइक्स पीको एग्रीमेंट है, इस लेटर के थ्रू बहुत सारे और एग्रीमेंट भी सामने आए, जिसमें साइक्स पीको एग्रीमेंट भी आता है पैलेस्टीन और इजराइल के दरमियान में जो हुआ था, या जो ब्रिटेन ने किया हुआ था, जो कि नेक्स्ट है मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन। ये दोनों हमारे पास एग्रीमेंट आते हैं। साइक्स पीको एग्रीमेंट क्या है? एशिया माइनर एग्रीमेंट भी इसको कहते हैं। अब इसका जो है वो मार्साइस और फ्रांकोस जॉर्ज पिकॉट के नाम पे रखा गया। अब इस एग्रीमेंट के थ्रू और की जो हम बात करते हैं ऑटोमन एम्पायर की, तो वहाँ पे जो डिफरेंट एरियाज थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर, वो उनको जो वो चाहते थे रीजन वो नहीं मिल पाए। जैसे कि हम बात करते हैं अर्मानिया की, सीरिया की, या फिर हम बात करते हैं डिफरेंट और जोन है, जैसे कि हमारे पास ये येलो जोन है या ये ब्लू जोन है। ये तमाम जोन जो हैं वो फ्रेंच प्रोटेक्शन, एक पार्ट को फ्रेंच प्रोटेक्शन का नाम दिया गया और दूसरे पार्ट को नेशनल। अब जो बीच वाला हिस्सा था उसको कहा गया कि इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, क्योंकि इसमें मुकद्दस मकामात ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसमें मस्जिद अक्सा भी आती है। अब यहाँ पे जो रशिया है वो पहले से हट गया क्योंकि उसे अर्मानिया नहीं दिया गया था। अब अरब की बात आती है यहाँ पे कि जितने भी अरब कंट्रीज थे उनका स्टिल वही मौक़िफ़ था जो कि उन्होंने बैलफोर डिक्लेरेशन में कहा गया था कि अरब कंट्रीज क्या चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट जो है वो उनको एक स्टेट प्रोवाइड की जाए जहाँ पे अपने मज़हब के तहत और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। अब दूसरी तरफ पे इजराइल जो है वो दूसरी कई कंट्रीज एक्वायर करके 3 गुना बड़ा मुल्क हो गया था। ब्रिटेन ने क्या किया? फ्रेंच को बैलफोर डिक्लेरेशन, अरब्स को जो है वो अलग से, और ज्यूज़ को अलग से एक एक जो है वो एग्रीमेंट में बांध दिया। यानी हर एक साइड से खुद को मुस्बत करने लगा या मुस्बत पेश करने लगा उनके तहत। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी। अब गजा के अंदर जो है वो वर्ल्ड वॉर के बाद भूख फैलने लगी, ठीक है। 1915 और 18 का दौर है जिसमें भूख थी, उसमें गुर्बत थी, उसमें उन लोगों को और ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे डाउनग्रेड किया गया, तोड़ा गया। तो हम देखते हैं कि ज्यूइश इमिग्रेशन जो है वो बहुत बढ़ गई और वर्ल्ड बैंक में, या हम बात करते हैं जो फ़लस्तीन के हिस्से हैं वहाँ पे, ठीक है। अब अरब ने ये कहा ब्रिटिश को कि वो इमिग्रेशन को लिमिट कर दे, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ और लीग ऑफ नेशन ने जो है वो जुलाई 1922 में मैंडेट जारी कर दिया पैलेस्टाइन के लिए, ठीक है। अब ये यूएस जो है वो नेशनल होम अप्रूव हो गया है जी यूएस के लिए, ठीक है। पैलेस्टीन का इशू 1923 में उनको इन्फोर्स भी कर दिया गया। एट द एंड ऑफ मैंडेट 2 फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद जहाँ पे भूख है, बीमारियाँ हैं, गुर्बत है और कई इश्यूज हैं, वहाँ पे पैलेस्टीन के पास सबसे बड़ा मसला बैलफोर डिक्लेरेशन है जो कि 1920 में इम्पोज करने का कहा गया। जैसे ये कहा गया तो 16,000 जीएस इमिग्रेशन जो है वो फिर 18,000 1921 में, तो इस तरह से ये इमिग्रेंट्स बढ़ते गए पैलेस्टीन में। तो अरब जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि लिमिट कर दिया जाए ज्यूइश इमिग्रेशन को, और जब ये चीज़ लीग ऑफ नेशन के पास आई तो उन्होंने पैलेस्टीन के लिए मैंडेट जारी किया और इसमें उस ज्यूइश नेशनल होम को अप्रूव कर दिया गया। यहाँ पे जैसे ही नेशनल होम अप्रूव किया गया वहाँ पे इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ने लगी। 1923 में इन्फोर्स हो गया। यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को, इजराइल एंड पैलेस्टीन को, इशू यही था कि जैसे ही
ये मैंडेट ख़त्म होगा या इसमें कोई जो है वो उतार चढ़ाव आया, तो एक तो पॉपुलेशन मैटर करेगी और ओनरशिप ऑफ लैंड मैटर करेगी, दोनों किसके पास ज़्यादा हैं। तो इस लिहाज से इजराइल जो था वो अपर हैंड रखता था, तो क्योंकि पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे इमिग्रेंट्स के आने से। 1926 और 1930 का देखते हैं तो ज्यूइश इमिग्रेशन लिमिटेड करना चाहिए ब्रिटेन ने, लेकिन ज़ायनिज़्म को ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं आई। उनको लगा कि वो जो है वो अपने वादे से मुकर रहे हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए इस लिमिटेशन को उन्होंने रिमूव करवा दिया। अब यहाँ पे अब दोबारा से हिटलर्स राइज टू पावर 1933 का टाइम आता है, जिसमें ज्यूस को जो है वो और दिक्कतें पेश आई। हम देखते हैं कि बढ़ती हुए जो इमिग्रेंट्स थे जो कि 4 लाख पहुंच चुके थे 1936 में, उसकी वजह से जो है वो बनाई गई। इसके 8 हिस्से किए गए, 3 हिस्से अरब को दिए गए, 3 हिस्से यूएस को दिए गए, 1 जो हिस्सा है 1 पार्ट है वो जाफा कहलाता है। इसके लिए वोटिंग की गई क्या वाकई, और फिर एक जो है वो जेरूसलम का एरिया भी आता है। इसके लिए जो है वो वोटिंग में ये देखा गया कि वाकई ये पार्टीशन ठीक है या नहीं। डिफरेंट कंट्रीज से वोटिंग करवाई गई, तो 33 कंट्रीज़ ने कहा कि ये ठीक है, 13 कंट्रीज़ ने कहा नहीं ठीक है, और 10 जो कंट्रीज थे उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया। अब डिफरेंट जो आर्मीज थी लाइक 7 to 8 डिफरेंट जो फोर्सेस थी या पार्ट्स थी, उन्होंने इस जो नहीं मान रहे थे इसकी पार्टीशन को, उन्होंने इजराइल पे हमला कर दी। अब कहाँ पे वो 7 to 70% फोर्सेस और कहाँ पे इजराइल न्यूली फॉर्म्ड। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इजराइल के पास इतनी पावर थी कि उसने ना सिर्फ उन फोर्सेस का मुकाबला किया, बल्कि जो बाकी मानदा हिस्से थे उन पे भी खुद का कंट्रोल ले लिया। यानी पहले तो वो सीधे से 3% मान गया, लेकिन जैसे ही वो वार हुई उसमें उसने बाकी हिस्से भी एक्वायर कर लिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ये हिस्सा 19 यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान है। ये जो है वो आर्मीज इन्वेड हुई और उसके बाद जुलाई 1948 में इजरायली आर्मी ने काउंटर अटैक किए। ये जो आपको नजर आ रहे हैं एरोज, ये काउंटर अटैक है। ठीक है, अब जो दिया गया और रिफ्यूजी बना दिया गया, तो इसको वो कहते हैं नकबा। ये जो वार थी उसने चूंकि कंट्रोल हासिल कर लिया था बाकी मानदा हिस्सों पे भी, तो इसको 1948 के जो है वो नकबा का इशू कहते हैं। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने जब ये देखा तो उसको लगा कि वाकई उनके साथ ज्यादती हुई है। उसने कहा कि पैलेस्टीनियन जो वापस आना चाहते हैं वो वापस आ जाएं, जो वापस नहीं आना चाहते अपने एरियाज में उनको कंपनसेट किया जाए। अब लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक यूएन की इस बात पे किसी ने अमल नहीं किया और आज तक उनको वापस नहीं बुलाया गया। 1948 यानी ये उस वक्त होता है एग्रीमेंट जब वॉर हो चुकी होती है, तो जो सलाह का या अमन का जो एक एग्रीमेंट होता है वो साइन किया जाता है, जिसमें इजिप्ट के साथ ये साइन किया गया, लेबनान के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, तमाम पावर्स के साथ जो इजराइल थे उसने साइन कर लिया। यानी अपनी तरफ से उसने हालात 1967 6 डे वॉर होगी। अब 6 डे जब वॉर हुई बिटवीन अरब एंड इजराइल नेशन के साथ, तो उस वार में हम लोग देखते हैं कि इजराइल इमर्ज विक्टोरियस हमेशा की तरह। ठीक है, व्हाट हैपन इन दिस वॉर 1967 की बात करते हैं, तो उसमें इजराइल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीरिया इन्वेशन। अब ये चीज़ जो है जैसे ही उसने बात की डिफरेंट पार्ट्स 1948 यानी ये उस वक्त होता है एग्रीमेंट जब वॉर हो चुकी होती है, तो जो सलाह का या अमन का जो एक एग्रीमेंट होता है वो साइन किया जाता है, जिसमें इजिप्ट के साथ ये साइन किया गया, लेबनान के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, तमाम पावर्स के साथ जो इजराइल थे उसने साइन कर लिया। यानी अपनी तरफ से उसने हालात 1967 6 डे वॉर होगी। अब 6 डे जब वॉर हुई बिटवीन अरब एंड इजराइल नेशन के साथ, तो उस वार में हम लोग देखते हैं कि इजराइल इमर्ज विक्टोरियस हमेशा की तरह। ठीक है, व्हाट हैपन इन दिस वॉर 1967 की बात करते हैं, तो उसमें इजराइल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीरिया इन्वेशन। अब ये चीज़ जो है जैसे ही उसने बात की डिफरेंट
पावर्स के साथ, जैसे कंट्रोल वेस्ट बैंक, बहुत ज़्यादा उसने कंट्रोल कर लिया वेस्ट बैंक के ऊपर। तो उससे क्या हुआ कि क्या जब कंट्रोल हुआ तो बहुत सारे इश्यूज और अराइज हो गए, क्या वाकई में एक वेस्ट बैंक इजरायली पार्ट, ठीक है। अब जब ये इशू स्टार्ट हुआ या तो उसके साथ ये भी इशू स्टार्ट हो गया कि या जॉर्डन को वापस कर दे पैलेस्टीन को, या 1967 का जो एरिया देखते हैं उसमें जो सबसे बड़ा एरिया था उसको इजराइल ने ऑक्युपाइड कर लिया, ठीक है, और उसे सीज फायर लाइन बना दिया गया और जैसे बढ़ती चली गई। अब एक और जो है प्रेसिडेंट सामने आता है, 1973 की बात है, योम कपूर का दिन है, डे ऑफ अटॉनमेंट, और उस दिन में जो उनका लीडर था उसने ये कहा कि क्यों ना इजराइल के ऊपर जो है वो वॉर करनी चाहिए, उनको हराना चाहिए, लेकिन उस वॉर में भी जो है वो इजराइल जो है वो जीत जो है वो अपनी जो कंट्री थे उसको बार बार लॉस कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से इजराइल ने पूरे के पूरे वेस्ट बैंक पे कंट्रोल हासिल कर लिया था और जॉर्डन के अंदर और दूसरे कई कंट्रीज़ में जो उनका इन्फ्लुएंस था वो ज्यूज़ का बढ़ता जा रहा। 2017 तक उनके इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा। अब इजरायली सेटलमेंट जो है वो वैलिड नहीं रही, तो उस तरह से क्या हुआ कि यूएन ने इसके लिए एक अलग से एग्रीमेंट साइन किया। अब इस एग्रीमेंट के चलते ये बात थी कि ये जितने भी वो इजराइल कॉलोनलाइजेशन के थ्रू कंट्रीज एक्वायर कर रहा है, एरिया एक्वायर कर रहा है, वो किसी तरह से भी ठीक नहीं है और इससे अमन नहीं आ सकता, क्योंकि वो अपना मुल्क जो है वो बढ़ा रहा है। जो इमिग्रेंट्स हैं वो पैलेस्टीनियन नेशंस को जो है वो और दबा रहे हैं, तो उसमें सेटलमेंट का कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। फिर हम 1967 में देखते हैं कि इजराइल ने अपने ताकत के ज़ोर पे सिनाई पेनिनसुला भी हासिल कर लिया, जो इजिप्ट के साथ लगने वाला सबसे बड़ा एरिया था जहाँ से इजिप्ट जो है वो उसके ऊपर अटैक कर सकता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इजिप्ट की ताकत जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी और जो अब्दुल नासिर थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी हार देखते हुए रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1978 में सदत, और सदत जो था उसने योम किप्पुर के मौके पे अपना इस हार को, अपने मुल्क की हार को देखते हुए उस दिन पे उस पे इसराइल पे अटैक करता है। लेकिन जैसे ही वो इसराइल पे अटैक करता है, इसराइल दोबारा से जीत जाता है। यहाँ पे सदत को हार महसूस करने के बजाय उसने प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जो है वो बुलाता है सदत और इसराइल के प्रेसिडेंट को, और यहाँ पे होता है उनके लॉन्ग टर्म सलूशन की बात। और जैसे ही इजराइल को लॉन्ग टर्म सलूशन की बात नज़र आती है तो उसने ये कहा कि वो सिनाई पेनिनसुला वापस कर देगा इजिप्ट को, लेकिन इजिप्ट उसे स्विस कैनाल यूज़ करने देगा। इस तरह से इजिप्ट पहला कंट्री बन गया जिसने इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे होता है उनके दरमियान में पीस एग्रीमेंट 1978 में, और उसे कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड। इस अकॉर्ड के चलते इजिप्ट जो है वो दुनिया का पहला इस्लामिक अरब कंट्री था जिसने इसराइल को एज अ नेशन मान लिया। तो ये होता है, इनके साथ ही इजिप्ट और इसराइल जो है वो नोबेल प्राइज़ ले लेते हैं पीस का। लेकिन जो अरब कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ के पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसराइल की ताकत बढ़ती चली जा रही है और दूसरे तमाम अरब कंट्रीज़ के दरमियान में उनके लिए गुस्सा। अब इजिप्ट को जैसे ही उसने इसराइल के साथ हाथ मिलाया, उनको अरब लीग से निकाल दिया गया इजिप्ट को, और उसके बाद सदत को असैसिनेशन कर दिया गया। जैसे ही ये जो उनके दरमियान में जो उनका गुस्सा था वो सामने आता है फर्स्ट इंतफादा की सूरत में, जिसको कहते हैं अपराइजिंग, और अरब टर्म है ये। और इस इंतफादा जो है वो फर्स्ट इंतफादा चलता है 87 से 1993 तक। ये वो टाइम था जिसमें उन्होंने फर्स्ट जो इंतफादा का टाइम था जिसमें ना सिर्फ पीस की बात की गई, लेकिन जो वेस्ट बैंक था और गज़ा था वो वायलेंट हो गया। बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है वो बढ़ने लगा। अब जितनी और टेरिटरीज़ थी जहाँ से वायलेंस बढ़ा, वहीं पे वो टेरिटरीज़ जो थी वो इसराइल के कब्ज़े में आने लगी। यहाँ पे स्टार्ट होता है जी हमस का। हमस ने क्या किया, सबसे पहले एक इजरायली
फ़ौजी को मार दिया। और उसके बाद हमस जो है वो इंटर होता है दूसरी उसकी एरियाज़ ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ पे उसने कई और लोगों को मार देता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वेस्ट बैंक का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है इसराइल के पास, वहीं देखते हैं कि जो पैलेस्टीनियन थे उनके दरम्यान में हमस का जो है वो वजूद सामने आता है। हमस एक मिलिट्री फोर्स सोल्जर को जो है वो मार देते हैं, और उसके बाद डिफेंस फोर्सेस में जाके 6 और फौजी अफसरों को मार देते हैं। अब जो पैलेस्टीनियन थे वो इसराइल के अगेंस्ट जो है वो वॉर कर रहे थे, और ये हमस उनको और मोटिवेट कर रहा था। फिर 1987 का टाइम आता है जिसमें इजरायली ट्रक जो है वो एक कार से बढ़ जाता है और एक्सीडेंट होता है, बट ये कहा जाता है कि ये प्लान्ड एक्सीडेंट था जिसमें इजराइल के उन फौजी अफसरान को मारने की कोशिश की गई। अब यहाँ पे दोनों तरफ बगावत स्टार्ट हो जाती है, यानी वहाँ के लोगों की इसराइल के दरमियान में भी और यहाँ पे फ़लस्तीनी अवाम के दरमियान में भी झड़पें स्टार्ट होती हैं। और यहाँ पे स्टार्ट होता है जी गैस शेलिंग, सुसाइड बम्बिंग, और इस तरह से जो रायट्स का सिलसिला है वो चल पड़ता है। पैलेस्टीनियन इस यहाँ पे जो सेकंड इंतिफादा का टाइम नाम दिया गया उसको नाम देते हैं कि एप्रेसर है इजराइल उनके ऊपर। पैलेस्टीनियन लाइब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सामने आती है। PLO लीडर यासिर अराफात सामने आते हैं, और यासिर अराफात जो है वो फर्स्ट टाइम अमन के लिए काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उनके लिए पीस अकॉर्ड को यानी ऑस्लो अकॉर्ड को साइन करते हैं। 1993 से 1995 का ये टाइम है। अब इस अकॉर्ड के थ्रू क्या होता है, इस अकॉर्ड के थ्रू यानी ऑस्लो अकॉर्ड में 3 पार्टीशन हम देखते हैं, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया ए में 18% जो हिस्सा है वेस्ट बैंक का उसको फुल कंट्रोल दे दिया गया है पैलेस्टीन को, ठीक है। फ़लस्तीन के पास इसका पूरा कंट्रोल है, यानी 18% जो हिस्सा ये जो आपके सामने रेड जोन नज़र आ रहा है। उसके बाद एरिया बी है। अब एरिया बी जो है थोड़ा सा आपको जो है वो आपको जो एरिया बी है वो थोड़ा सा लाइट कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है, ऑरेंज। 22% जो है वो वेस्ट बैंक के पास है। एरिया सी जो है वो 60% जो है वो इजरायली गवर्नमेंट के पास है। अब एरिया सी जो है वो सबसे मेन एरिया है फॉर पैलेस्टीनियन के लिए, क्योंकि उनके पास वहाँ पे एग्रीकल्चर है, वाटर रिसोर्सेज हैं। एरिया बी जो है वहाँ पे कंट्रोल तो पैलेस्टीनियन का ही है, लेकिन जो मिलिट्री है वो इजरायली की है। एरिया ए सिर्फ ऐसा एरिया था जिस पे पैलेस्टीनियन रह रहे थे, उनका कंट्रोल था एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट। अब एरिया बी और सी को अगर देखें तो आप 1 मिनट के लिए इस मैप को रुक के देखें तो फिर आपको पता चलेगा क्या वाकई इस पार्टीशन से कोई भी लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट रह सकता था? नहीं। अब ये जो एग्रीमेंट था इसको नाम दिया गया ऑस्लो अकॉर्ड का। 1993 का टाइम था। इस अकॉर्ड को लेते हुए नोबेल प्राइज़ मिला यातिज़िक रबीन को और यासिर अराफात को, ठीक है। अब इसराइल एंड PLO रिज़ाइन ईच अदर, उन्होंने क्या किया, रिकग्नाइज़ किया है कि दूसरे को, और यासिर अराफात ने भी और इसराइल ने भी, ठीक है। ये एक टेम्परेरी गवर्नमेंट दे रहा है ये PLO पैलेस्टीन को, ठीक है। यानी अब लेकिन ये जो लोग थे वहाँ के अवाम थे उन्होंने अपोज किया इस पैलेस्टीनियन और इजराइलियन ने इस अकॉर्ड को, ठीक है। और उसके अंदर क्या हुआ कि इजरायली ही अपने जो लीडर थे उनके ख़िलाफ़ हो गए और उनको कत्ल कर दिया। फिर आते हैं जी बेंजामिन नेतन्याहू सामने, और बेंजामिन नेतन्याहू के चलते आता है जो सबसे पहले से ही इस PLO के ख़िलाफ़ थे, इस पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे, उनको नहीं लगता था कि ऐसा होना चाहिए। दूसरी तरफ से पैलेस्टीनियन के अंदर जहादी मूवमेंट आ गई, हमस आ गया, और जो है जहादी कई तंजीमें सामने आ गई, और वहाँ से स्टार्ट होता है जी सेकेंड इंतिफादा। एरियल शेरोन जो है वो टेम्पल माउंट जो है वो विज़िट करते हैं, जो कि 2 डोम ऑफ द रॉक भी वहाँ मौजूद है और अलक्सा मार्क्स भी मौजूद है। उस मुक़द्दस मकामात को विज़िट करते हैं जो कि किसी सूरत में भी पैलेस्टीनियन के लिए काबिल कबूल नहीं था। वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है साबरा और शातिला मूवमेंट, और यहाँ पे 3000 पैलेस्टीनियन मास मर्डर कर दिया जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो मुक़द्दस मकामात पे गए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वहाँ पे जो आर्मी थी उसने क्या किया कि उन लोगों को मार दिया।
यहाँ से एक और मूवमेंट हमारे सामने आती है कि ये जो सेकंड इंतफादा था ये बढ़ता चला जा रहा था। अब जो एरियल शेरोन थे और उसको मना किया गया था कि वो इन मुक़द्दस मकामात पे विज़िट ना करें। यासिर अराफात ने भी मना किया, बट स्टिल उसने विज़िट किया। और जब लोगों के दरमियान में जो है वो इसके ख़िलाफ़, इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो गुस्सा बढ़ता चला गया, जो कि सेकंड इंतफादा की सूरत में एक बहुत ही बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में सामने आया। इसमें 1000 इसराइली जहाँ मारे गए, वहाँ पे 3000 फ़लस्तीनी भी मारे गए। 73 सुसाइड बॉम्बिंग हुई यहाँ पे इस सेकंड इंतफादा में। और ये जो सेकंड इंतफादा था ये वो टाइम था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया ने इसके अंदर हाइप क्रिएट कर दी। अब 73 जो बॉम्बिंग थी उसके नतीजे में, जो सुसाइड बॉम्बिंग के नतीजे में 2002 में ऑपरेशन डिफेंस शील्ड सामने आता है इसराइल की तरफ से। इसराइल ने ये कहा कि जो पहले से हमने दे दी थी और ओस्लो कार्ड में उनको कुछ जगह दे दी थी, तो उसको भी वो वापस लेना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जहादी आ रहे थे, वहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो हमने दे दिए हैं हिस्से वो भी अब हम वापस लेंगे। इससे क्या हुआ कि उन्होंने सिक्योरिटी वॉल बना दी वेस्ट बैंक के उन इलाकों की तरफ पे, जिसकी वजह से वो सुसाइड बॉम्बिंग तो कम हो गई, लेकिन जो पैलेस्टीनियन नेशन के अंदर जो उनके लिए गुस्सा था वो बढ़ता गया, क्योंकि एक प्रॉपर अकॉर्ड, एक प्रॉपर साइन हुआ एग्रीमेंट था, जिसके थ्रू में जो सेकंड इंतफादा एंड होता है तो इसमें हम देखते हैं कि उसके बाद से टिल नाउ वहाँ पे हालात सेट नहीं हैं। पैलेस्टीनियन हमेशा से इजराइलियों को ऑप्रेसर देखते हैं, और जो है वो ओस्लो कार्ड जो है वो PLO के ख़त्म होने के बाद जो है वो कई जहादी तंजीमें आ गई हैं। तो ये थी टोटल हिस्ट्री। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी भी फ़लस्तीन का, या जो फ़लस्तीनियन है, फ़लस्तीन एज अ नेशन हमारे सामने कुछ इसी तरह के हालात से अगेन गुजर रही है। ये थी हिस्ट्री। होप्स हो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम और बहुत सारी मेहनत दरकार थी। होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। शेयर कीजिएगा तमाम लोगों के साथ, ताकि